कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बुल्डाना में एक अवामी जलसे को मुखातिब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना के मलकापुर में जलसे से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के इजलास पर तबसरा किया और कहा कि AIMIM को मदऊ नहीं किया गया, जबकि पार्टी खुद बीजेपी की शिकस्त की ख्वाह है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आइंदा वजीर आजम बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें कमजोरों और मजलूमों को जब तक अपने साथ नहीं लेंगी, बीजेपी का खात्मा नहीं कर पाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ताकतवर लोग इकट्ठे होकर ताकतवर लोगों को हराने का कोई फायदा नहीं है। MP हैदराबाद ने मुसलमानों के वोट लेने मगर उन्हें रिजर्वेशन न देने पर महाराष्ट्र की साबिका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम के दौरे अमेरिका के मौके पर इम्तियाजी सुलूक से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर बैरिस्टर ओवैसी ने नुक्ताचीनी की और कहा कि मणिपुर में 300 चर्च जला दिए गए हैं, उत्तरकाशी में मुसलमानों को इनकलाब पर मजबूर कर दिया गया है। ये इम्तियाजी सुलूक नहीं है तो फिर क्या है। AIMIM सदर ने मुल्क में बढ़ रहे फिरका परस्ती को रोकने के लिए पुरअमन रहने की पुरजोर अपील की है और खौफ को करीब न आने देने का मशवरा दिया। आपको मालूम पिछले साल 2021-22 में पूरे मुल्क में 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से निकल गए। उसका 10% महाराष्ट्र का ताल्लुक है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब महाराष्ट्र में यहां पर 2 in 1 की सरकार है। 2 in 1 है, शिंदे फडणवीस। पहले 3 in 1 था। पहले शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। 3 in 1, अब 2 in 1। अब ये 2 in 1 की सरकार ने अपने दौरे इख्तिदार में 50 हेट रैलीज करवाए। 50 हेट रैलीज करवाए। लव जिहाद हो रहा, लव जिहाद हो रहा। फडणवीस साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आप बोलेंगे, आप ये रिकॉर्ड पेश कर दो। अगर दोबारा बोलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड पेश कर दो कि कितने लव जिहाद हुए हैं। और फडणवीस साहब, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको, शिंदे को, RSS के भगवत को, तुम हमको ये बता दो कि लव जिहाद का डेफिनेशन क्या है। किसको लव जिहाद बोलते बताओ, डिफाइन करो। तुम नहीं कर सकते। और नतीजा क्या हुआ? कोल्हापुर, अकोला, जलगांव, अहमदनगर जो मैंने जिक्र किया, ये सब तमाशे हुए। हम महाराष्ट्र की हुकूमत से, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सरकार की बातों में मत आओ, महाराष्ट्र के पीस को मेंटेन करो। आप सरकार को खुश करने के लिए IPC इस्तेमाल मत करो। आप जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अमन जरूरी है। सरकारें आएंगी और चले जाएंगी। हम उम्मीद करते कि महाराष्ट्र के आला पुलिस ओहदेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये की करेंसी नोट वापस लेने के हुक्म के 1 महीने के अंदर 2/3 से ज़ायद 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर RBI की जानिब से 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का हुक्म जारी किया गया था। वाज़ेह है कि 8 जून को माली साल के दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे का इजलास करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपये के नोटों पर मुश्तमिल तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपये की मालियत वापस आ चुकी है, जो कि 31 मार्च तक ज़ेर गर्दिश नोटों का तकरीबन 50% बनता है। गवर्नर दास ने बताया है कि वापस मंगवाए हुए 2000 रुपये के नोटों के 3 करोड़ 32 लाख रुपये में से 2/3 यानी 2 करोड़ 41 लाख रुपये सिस्टम में वापस आ चुके हैं।
तेलंगाना के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर और वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने आत्मगौरव भवन की तामीर के लिए अराजी पूजा की। तेलंगाना हुकूमत कोकापेट, उपल बाग हयात व दीगर इलाकों में पसमानदा जातों के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से आत्मगौरव भवन तामीर करने का मंसूबा रखती है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोकापेट में 13 इमारतों के लिए 49 करोड़ रुपए, उपल बाग हयात में 27 इमारतों की तामीर के लिए 39 करोड़ रुपए जबकि बाटा सिंगारा में 2 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रियासती वज़रा गंगुला कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ ने कोकापेट में आत्मा गौरव भवन के लिए हुकूमत की जानिब से मख्तस की गई 5 एकड़ अराजी पर भूमि पूजा की। एक ऐसे वक्त में जब तेलंगाना हुकूमत तारीखी इमारतों की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है, शहर में मौजूद किंग कोठी पैलेस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किंग कोठी पैलेस को देवड़ी के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने उसे हासिल करते हुए इसका नाम किंग कोठी महल रख दिया था और वो सन 1911 में तख्त पर बैठने के बाद उसी महल में रहने लगे थे। इमारत का नाम किंग कोठी रखने के लिए एक फरमान शाही भी जारी किया गया था। हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम के इंतकाल तक ये महल उनकी सरकारी रिहाइश का रहा और वो वहीं सन 1967 में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किंग कोठी महल का दौरा किया था। महल का मरकजी दरवाजा पर्दा गेट के नाम से जाना जाता है। किंग कोठी जो शहर की तारीखी इमारतों में से एक है, निज़ाम की आखिरी रिहाइशगाह रह चुकी है, आज इंतहाई खस्ता हालत में है। इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम न करने के सबब वक्फे से कभी छत तो कभी दीवारें मुनहदम होती जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मूसलाधार बारिश के सबब किंग कोठी का कुछ हिस्सा गिर गया। कुछ अरसे पहले बारिश के मौसम में छत मुनहदम हो गई थी। हुकूमत तेलंगाना अजीम तर बल्दी हैदराबाद के ताउन से जहां सीढ़ियों वाली कुएं की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है, मौज़म जाहे मार्केट को बहाल किया गया है, सरदार महल की भी तज़ीन व आरइश का मंसूबा बनाया गया है। वहीं किंग कोठी की इमारत की अज़मत रफ्ता को भी बहाल करने के इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर इस तारीखी विरसे की हिफाजत नहीं की गई तो ये इमारत मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से गायब हो जाएगी। किंग कोठी के मकीनों ने इस विरासती ढांचे की बहाली और इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। शहरियों ने किंग कोठी को सियाहती मरकज़ में तब्दील करने की भी तजवीज़ पेश की है। सोहेल एहसानी जो इस तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद हैं, उन्होंने किंग कोठी की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं किंग कोठी पैलेस है। मीर उस्मान अली खां बहादुर उर्फ निज़ाम सरकार यहाँ रहा करते थे और वो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा वक्त यहीं गुजारे, जिसे किंग कोठी पैलेस कहते हैं। इसी के बिल्कुल पीछे नजरी बाग आता है और जैसे कि आप देख रहे हैं आज इमारतें जो है सो गिर रही है, इमारतें ढा रही है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो निज़ाम जो 1986 अप्रैल को पैदा हुए थे और आसिफ जाही हुकूमत के लास्ट रूलर थे, लास्ट किंग थे, आज आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त गुजारने के बाद में आज यहाँ पर करीब जो है सो 55-53 साल के बाद में जो है सो आज ये किंग कोठी पैलेस का ये हाल है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आप जैसे कि जानते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, उस्मानिया हॉस्पिटल है और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो हैदराबाद की आवाम के लिए बनाए हैं। और हमें अफसोस है कि कुछ लोग मीर उस्मान अली खां उर्फ निज़ाम सरकार को बहुत ही कंजूस ये मेंशन करते हैं हर वीडियो में, तो वो लोग भी ये जान लें कि निज़ाम सरकार अपने ऊपर बहुत सोच समझ के खर्च किया करते थे, क्योंकि वो अपनी दौलत और अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद, अपने ख़जाने को वो ये समझते थे कि इस पे आवाम का हक़ है, मेरा कोई हक़ नहीं। इसीलिए वो बहुत साधारण और सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस पैलेस की दीवारें गिर रही है, इस पैलेस के दीवारों पे पेशाब किया जा रहा है, कचरा फेंका जा रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं।
कि इस सरकार से बस मेरी ये इल्तिजा है कि इसके थोड़ा सा मेंटेनेंस को देखा जाए, थोड़ी सी इस पर तवज्जो दी जाए। इसको एक टूरिज़्म प्लेस बनानी चाहिए थी कि लोग आकर देखें कि शहर का बादशाह, एक राजा यहाँ पर रहता था। बीजेपी की रियासती तर्जुमान रानी रुद्रमा ने हुकूमत तेलंगाना पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासत में इमरजेंसी नाफिज है। हरमकुंडा जिले में मीडिया से बात करते हुए रानी रुद्रमा ने वजीर आईटी केटीआर को आड़े हाथों लिया और कहा कि केटीआर झूठ बोल रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने रियासत को 9 सालों में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि तेलंगाना में इमरजेंसी नाफिज है। रियासत में सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने उसे कांग्रेस हुकूमत के आमिराना रवैये का सबूत करार दिया है। सिटीजन्स लीगल एकेडमी ने यकसा सिविल कोड के खदशात और खतरात के उन्वान पर एक पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की। हिंदुस्तान के सुलगते और अहम मसाइल में से एक है यकसा सिविल कोड का निफाज और इसको लेकर बेशुमार खदशात पाए जाते हैं। उसके खतरात से भी आगाह रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। सिटीजन्स लीगल एकेडमी ने मदीना एजुकेशन सेंटर में यकसा सिविल कोड पर एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। रिटायर्ड जस्टिस शाह मोहम्मद खादरी और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदर शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, तर्जुमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रोफेसर जी चक्रपानी, सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद के अलावा ख्वाजा आसिफ अहमद, सदर सिटीजन लीगल एकेडमी मिर्ज़ा यूसुफ बेग, नायब सदर डॉक्टर मतीरुद्दीन खादरी व दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी दावत पे आप यहां तशरीफ़ लाए, और मैं आज आप लोगों के सामने सिटीज़न लीगल एकेडमी के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूं। सिटीज़न लीगल एकेडमी का क़याम इसलिए अमल में लाया गया ताकि हम नौजवानों में जो है लॉ की अवेयरनेस पैदा करें। आप जानते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो लॉ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो मेडिकल की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं और कई दूसरे सेक्शंस की तरफ जाते हैं, लेकिन लॉ की तरफ नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं जाना, ज़रूर जाइए, लेकिन इस वक्त मौजूदा मुल्क के हालात के हिसाब से हमारे नौजवानों को क़ानून भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। जैसा ही हमको ये मालूम हुआ कि पर्सनल लॉ के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से जो है हुकूमत कुछ करने वाली है, तो हमने फौरी जो है एक जलसा मुनक़्क़िद किया और हमारे मतीनुद्दीन कादिर साहब जो हमारे नायब सदर हैं हमारी एकेडमी के, इन्होंने जो है दिल्ली से मेहमानों को बुलाया, जो है क्या नाम है मतीन साहब, कासिम रसूल साहब जो स्पोक्स पर्सन है, इलियास साहब, तो उनको बुलाया ताकि हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से इन लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और उनको बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके अगर ये आता है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। फलकनुमा पुलिस ने एक नौजवान के कत्ल की साजिश रचने वाले 4 अफराद बशमूल एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार 4 अफराद ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर नाजिम उर्फ ईशान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उनके 3 साथी जो इसी टोली का हिस्सा हैं मफरूर है। डीसीपी ने बताया कि आमिर और नाजिम भाई हैं और उनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। चंद माह कबल आमिर ने कुछ खानदानी तनाज़े के चलते नाजिम के साथ मारपीट की थी और तब नाजिम उसे बदनाम कर रहा था। आमिर को ये भी शुबा था कि नाजिम ने उसकी बीवी पर काला जादू करवाया है, जिसकी वजह से वो बीमार रहती है। आमिर ने अपने दोस्तों और कुछ दूसरे लोगों को इकट्ठा कर नाजिम को कत्ल करने की साजिश की थी और इसी मकसद से फलकनुमा जैतून होटल के करीब इकट्ठा होकर नाजिम का इंतजार कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि इतला मिलने पर फलकनुमा पुलिस ने वहां पहुंचकर इन अफराद को पकड़ लिया और हथियार जब्त कर लिए। गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश करते हुए
रिमांड में ले लिया गया है। सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 टू-व्हीलर्स 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलियास शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलियास काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है मीर अशफाक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है, झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा। तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था। और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनके दोस्तों से मिलके फरहान, शुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया। मुंबई से इंदौर जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में छत से बारिश का पानी टपकने लगा। कोच में सफर करने वाले मुसाफिरीन पानी में भीग गए। इंडियन रेलवे जदीद तरीन होने का दावा करता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। मुंबई में मौसम की पहली बारिश ने न सिर्फ इंतजामिया की पोल खोल दी, बल्कि महकमा रेलवे के दावों को भी गलत साबित कर दिखाया। पहली बारिश के दौरान ट्रेन के एसी कोच के अंदर पानी टपकने लगा और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल ये वीडियो मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस का है। वीडियो में ट्रेन की छत से पानी टपकता देखा जा सकता है और मुसाफिरीन भीगते नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की छत से भी पानी टपकने का वाक़या पेश आ चुका है। हिंदुस्तान भर से हुजाज इकराम की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक 596 तैयारों के जरिए 1,39,429 हुजाज मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,39,402 हुजाज मौजूद हैं। मुशायरा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां जोरों पर हैं। 7 ज़िलहज की शाम से आज़मीन का मीना रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क़ब्ल अज़ी आज़मीन को अपने कमरे में ही एहराम बांधना होगा और हज की नियत करनी होगी। मौलमीन की बसें हुजाज की रिहायशी इमारतों के पास पहुंचेगी, जहां आज़मीन को उन बसों में सवार होना होगा। आज़मीन से कहा गया है कि वो बसें उनकी रिहायशी इमारतों के पास पहुंचने तक अपने कमरों में ही रहें और बसों का इंतजार करें, सड़कों पर ना निकलें। ऐसे आज़मीन जो बिना से अरफात के दौरान बजरिए ट्रेन सफर करेंगे, उन्हें मीना रवानगी से पहले टिकट दिया जाएगा। आज़मीन को टिकट की हिफाजत करने की ताकीद की गई है, क्योंकि टिकट खो जाने पर उन्हें दूसरा टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। मौलमी ने हुजाज को ग्रुप की शक्ल में जिमरात के लिए निकलने की हिदायत दी है। बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 29 था 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आज़मीन को कसरत से पानी पीने, धूप से बचने और छतरियां इस्तेमाल करने को कहा गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 34 हुजाज इकराम इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें से 7 का ताल्लुक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से है। मिस्र का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की दावत पर 2 दिन के लिए मिस्र का दौरा कर रहे हैं। सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने वजीर आजम हिंद को इस अवार्ड से नवाजा। आपको बता दें कि साल 1915 से इस अवार्ड को मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बादशाहों और नायब सदूर को दिया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खुसूसी खिदमत अंजाम दी हों।
बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म मोदी को दिया गया ये 13वां अवार्ड है। मिस्र के दौरे के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक कदीम मस्जिद का दौरा किया। याद रहे कि सन 1997 के बाद से ये पहला मौका है जब किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने मिस्र का दौरा किया हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।